वैरायटी के प्रॉब्लम्स बनते हैं मोर और लेस, जिसमें पहला प्रॉब्लम होता है जिसमें वी टॉक अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। सेकेंड वैरायटी का प्रॉब्लम होता है जिसमें वी टॉक अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड इन लास्ट वैरायटी वी टॉक अबाउट द rotational dynamics about a translating axis which we say to be as combined translational and rotational motion। तो बेसिकली ये तीन वैरायटी के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस की, और उसमें कैसे दो तीन वैरायटी के प्रॉब्लम्स अप्रोच किए जा सकते हैं वो देखते हैं। प्रॉब्लम के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम नोट करते हैं और इसी के थ्रू दो तीन बातें बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे पहला प्रॉब्लम तो कुछ ऐसा सा है कि दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, जिसके ऊपर एक ये मास m है, और इसको मैंने एक पुली से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है एंड रेडियस r है, मैंने इसको बांध रखा है, और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर रैप्ड है जिसका दूसरा एंड इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, एंड इनिशियली दिस पुली इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, राइट? फाइन, find the distance moved by the block. Find the distance moved by the block up the inclined plane. Find the distance moved by the block up the inclined plane before it stops. बात सुनो, क्या बताना चाह रहा हूँ इसके? एक्चुअली मेजरली जितने भी फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेशन से बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो ये जो पुली है इट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, राइट? दैट एक्सिस इज नॉट एट ऑल ट्रांसलेटेड। तो जितने भी फिक्स्ड एक्सिस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको करने का मेरा अपना तरीका क्या है, मैं हमेशा उस प्रॉब्लम की सबसे पहले एनालिसिस करता हूँ, और एनालिसिस में भी क्या, मैं सबसे पहले ये ढूंढता हूँ कि उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, और कितने ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। जितने ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं मैं उतने ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन बना लेता हूँ, दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जितने ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं उनके लिए रोटेशनल मोशन की इक्वेशन बना लेता हूँ, दैट इज नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। एंड जितने ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं उनके लिए सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बना लेता हूँ, विच इज एक इक्वेशन ये बन सकती है कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज mv स्क्वायर बाय r, एंड दूसरी इक्वेशन बन सकती है नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू m इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? लेकिन जहां तक रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस का सवाल है या रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस का सवाल है, तो जो रोटेशनल मोशन की इक्वेशन अपन बनाते हैं दैट इज नाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इक्वेशन इज फाउंड फॉर द ऑब्जेक्ट एज अ होल, उस पूरे ऑब्जेक्ट के लिए वो इक्वेशन बनाई जाती है। जबकि अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन की बात करो दैट इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या सर्कुलर मोशन की बात करो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, दीज इक्वेशंस आर ओनली एंड ओनली फाउंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलूं, समझ में आ रहा है? सो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन और सर्कुलर मोशन की इक्वेशन ये सेंटर ऑफ मास के लिए बनाई जाती है, जबकि रोटेशनल मोशन की इक्वेशन ऑब्जेक्ट एज अ होल। अब जैसे फिर से इस प्रॉब्लम पर अगर मैं वापस आऊं तो इस प्रॉब्लम में क्या लगता है कितने ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं और कितने ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल मोशन कर रहे हैं? ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है उसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा नेट टाउ इज इक्वल टू आई, राइट? जैसे अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट का मैं एफबीडी बनाऊं तो इस ऑब्जेक्ट की एफबीडी में ऑब्वियसली एक तो mg नीचे एक्ट करेगा, एक टेंशन इधर एक्ट करेगी, और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट करेगा। और अगर मैं मान लूं कि इसका जो रिटार्डेशन है वो a है, ऑब्वियसली mg sin थीटा की वजह से ये रिटार्ड होगा ना, तो कुछ दूर जाकर के ये रुक जाएगा। तो अगर मैं रिटार्डेशन a मान लूं तो पहली इक्वेशन तो इसके लिए क्या बन जाएगी, बोलो जल्दी भाई? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज सिंपली mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू व्हाट, ma। ये पहली इक्वेशन करेक्ट है। ऐसे ही इसके लिए अगर सिमिलर इक्वेशन बनाऊंगा तो इसके लिए कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इसमें? एक तो टेंशन एक्ट करेगा, और एक mg एक्ट कर सकता है इस पुली का,
एक हिंज रिएक्शन फोर्स एक्ट कर सकता है, ये सब कुछ एक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसका टॉर्क इसके इसी पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ, तो mg और रिएक्शन फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया, तो जो भी टॉर्क मिलेगा वो इस t का मिलेगा केवल। तो मैं कह सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा विच इज t इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। करेक्ट है? नाउ हैविंग रिटन these two equations, ये दो इक्वेशंस लिखने के बाद अब मैं सोचना स्टार्ट करता हूँ कि सर वो t माइनस हिंदी से थीटा नहीं होना चाहिए सर। पहले हम लोग ने जो लिया है तो सर बिकॉज दी बॉडी जो पुली है वो रोटेट कर रहा है ना, तो फिर द टेंशन शुड बी ग्रेटर देन mg sin थीटा ना। क्यों उसने सर बिकॉज द स्ट्रिंग इज गेटिंग, अभी ब्लॉक ऊपर जा रहा है। हाँ मेरी बात सुन, ये नेगेटिव है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है दैट डज नॉट मीन्स कि उसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं तो ऑब्वियसली उसका एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर है। और क्योंकि उसने ये बोला है कि ये ब्लॉक कुछ दूर जाकर के रुक रहा है तो 100% mg sin थीटा बड़ा रहा होगा t से। हैविंग सेड दैट, अगर फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आप कुछ भी मान लो, आप मान लो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस तरफ है, t वगैरह लिख के कर दो, आपने गलत माना होगा, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा है कि जरूर mg sin थीटा बड़ा होगा t से। नहीं भी किसी प्रॉब्लम में समझ में आता है, नीड नॉट टू वरी, हम ये अपने आप कुछ भी लेके सॉल्व कर लेंगे, वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ठीक बात है? सर हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि टेंशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा? टेंशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, ये कैसे बोल सकते हैं? क्यों चेंज होना चाहिए? देखो फोर्स तभी चेंज हो सकता है कोई भी, इस फोर्स को चेंज अगर होना है तो कौन चेंज करेगा? ऑब्वियसली ये mg sin थीटा। कौन चेंज करेगा भाई? या तो मैं ये कहता कि इसके ऊपर मैं कुछ इधर की तरफ टॉर्क लगा रहा हूँ जिससे वो टेंशन चेंज हो। अगर मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ तो जो भी टेंशन होगा दैट विल, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तब टेंशन कांस्टेंट होगा। कैसे टेंशन कांस्टेंट होगा? क्यों कांस्टेंट होगा टेंशन? क्योंकि जो ब्लॉक पे भी एक नेट ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा और एक mg sin थीटा, तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, तो टेंशन भी नहीं मेरी बात सुनो, अगर आप ये कह रहे हो कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो वेरिएबल है, राइट, तो उस टेंशन को वेरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मुझे इस बात का, इस टेंशन को वेरी करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। और जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स है ही नहीं जो इस टेंशन को वेरी कर सकता है तो ऑब्वियसली दैट टेंशन विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। अगर बिल्कुल तुम ये कहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक बाहर से इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ जिससे इसका टॉर्क बढ़ता चला जा रहा है, तो 100% ये जो टेंशन होती है वेरिएबल होती है। लेकिन क्योंकि मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो टेंशन हैज टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है जो उसको अपोज करता है। तो सर जब इसकी ये ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तब भी टेंशन आप बोल दो सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि वहां जाकर के वो रुक ही जाएगा, मैं बिल्कुल बोलूंगा कि इंस्टेंटेनियसली दैट टेंशन विल बी, दैट एक्सेलरेशन या वेलोसिटी विल बी जीरो। एक्सेलरेशन अभी भी वही है जो थ्रू आउट कांस्टेंट है। ये तो बिल्कुल वैसी सी बात हो गई कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया, mg कांस्टेंट। हाँ तो mg कांस्टेंट बिल्कुल यहाँ पर भी वही है। ठीक बात है ना? बिल्कुल टेंशन वेरी हो सकती थी अगर कोई वेरिएबल टॉर्क उसके ऊपर लगाया जाता। अगर मैं वेरिएबल टॉर्क नहीं लगा रहा हूँ तो टेंशन हैज टू रिमेन कांस्टेंट। यहाँ मैं ये बोल देता कि जो हिंज रिएक्शन है इसकी वजह से कुछ रिएक्शन फोर्स, कुछ रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, वो स्मूथ हिंज नहीं है, वो रोटेट हो रहा है, तो हो सकता है टेंशन वेरी हो सकता है। लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो उस टेंशन को वेरी कराएगा तब तक वो टेंशन वेरी नहीं। ठीक बात है? क्या मैं बताना क्या चाह रहा था? तो मैंने पहले तो ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन बना ली, दूसरी रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। फिर मैं प्रॉब्लम में ये सोचना स्टार्ट करता हूँ कि क्या मैं अल्फा और ए के बीच में कोई रिलेशन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब बताओ अल्फा और ए के बीच में कोई रिलेशन ड्रॉ करने की कंडीशन क्या होती है? अल्फा और ए के बीच में मैं कब कब कोई रिलेशन ड्रॉ कर सकता हूँ और कब कब कोई रिलेशन ड्रॉ नहीं कर सकता। जब तक स्ट्रिंग सेम है तब, और जो जितना डिस्प्लेसमेंट वो ब्लॉक का हो रहा है उतना ही वो रोटेट होके उतना। बिल्कुल सही बात है। इस किसी चीज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब कभी भी रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस होगा या प्योर रोलिंग का केस होगा तो हमेशा मुझे एक कंडीशन मिल जाएगी ए और अल्फा के बीच में, क्योंकि रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा तो हमेशा ही वैलिड होगा किसी भी पॉइंट के लिए। और अगर प्योर रोलिंग का केस है तो ये कंसेप्ट यूज करके कि भाई जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा उस क्या कहते हैं जिस सरफेस के ऊपर वो रोलिंग कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर रहेगा, मैं तब भी एक रिलेशन ड्रॉ कर सकता हूँ वी और अल्फा के बीच में, वी और ओमेगा या ए और अल्फा के बीच में। लेकिन अगर
वहां पर मैं ये बोल दूं कि वो ऑब्जेक्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है और इट इज नॉट द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, तो फिर ए और अल्फा के बीच में रिलेशन ड्रॉ करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो उसके रिस्पेक्ट में पर नहीं। तो क्योंकि इट इज द केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, मैं ए और अल्फा के बीच में एक रिलेशन ड्रॉ करके डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए विल बी इक्वल टू आर अल्फा। मतलब अल्फा की जगह पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना, ए बाई आर, मतलब इन वन सेंस और अदर टी की वैल्यू आ जाएगी आई ए बाई आर स्क्वायर। करेक्ट है क्या? तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहला काम मेरा ये होता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस बनाना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स रोटेशनल मोशन कर रहे हैं उनके लिए रोटेशनल मोशन की इक्वेशन बनाना। ऐसा बनाते ही अब अगर आप देखो तो आपको सॉल्व करके ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए विल कम आउट इन दिस केस व्हाट, mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाई आर। समझे क्या? और एक बार अगर मुझे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वो मिल गया, अब अगर उसने पूछा है कि कितने डिस्टेंस जाकर के ये रुक जाएगा, तो 100% सिंपल सी बात है क्या, अरे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज कर सकता हूं ना। और अगर मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s यूज करूंगा तो फाइनल स्पीड तो 0 है, इनिशियल स्पीड r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2a, ये जो कुछ भी निकाला है तो s, यहां से जो भी s आएगा इतने डिस्टेंस मूव करने के बाद द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। करेक्ट है? लेकिन कोई भी अगर रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस का प्रॉब्लम है तो बॉटम लाइन यही है कि सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस लिखिए, फिर रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस लिखिए और उनको सिंपलीफाई कीजिए। करेक्ट? सर एक क्वेश्चन में पहले हम लोग ने वो क्योंकि हम लोग ऐसे ही रखते तो पहले ही वो नीचे जाने नहीं, तो पहले वहां से हमने रिलीज ही नहीं किया ना सिस्टम को, हमने सिस्टम को रिलीज वहां से किया है जब ये ओमेगा नॉट स्पीड से रोटेट कर रहा था। ये स्ट्रिंग इसके ऊपर आर ओमेगा नॉट स्पीड से रोल कर रही थी, मतलब रैप हो रही थी। पर तभी पूरे ड्यूरेशन में टेंशन सेम है ना। हाँ, तो पहले ही टेंशन इज स्मॉलर देन mg sin थीटा। नहीं, क्यों? हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको ओमेगा नॉट स्पीड दिया होगा और फिर जब वो सिस्टम ऐसा हो गया होगा हमने वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया। अब इस सिस्टम से हमने सिस्टम को रिलीज किया इस स्टेप से, राइट? हम लोग इसको एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। ठीक बात है? समझ में आया? लेकिन एनर्जी मेथड से फिर वही है कि आप, आता हूँ, एनर्जी मेथड से फिर वही है कि आप केवल और केवल ये एस निकाल सकते हो। अगर ए निकालने को बोला जाएगा तो नहीं कर पाओगे। ए निकालने के लिए फिर आपको फोर्स कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा। हाँ सर, मुझे हमेशा ये डाउट होता है कि हिंज फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं और वो हिंज फोर्स मतलब क्यों होता है? आऊंगा उस पॉइंट वो डिस्कस, उस पॉइंट पर भी आऊंगा। गिव मी सम टाइम, उस पॉइंट पर। ओके सर। ठीक है क्या ये? बोलो भाई। ठीक, जल्दी से नोट करो। जितनी जल्दी तुम लोग करोगे उतनी बातें आज हो पाएंगी ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी बातें करने के लिए होती हैं। हाँ, क्वेश्चन में लिखा है वेज रेस्ट पे कि आपने मोशन विद रिस्पेक्ट टू वेज लिया। नहीं, वेज इज एट रेस्ट, वेज इज नॉट मूविंग, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक बात है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। अब इसी चीज पर बेस जैसे एक प्रॉब्लम और है, अगेन सिंपल सा ही है, कर लो कि ये एक पुली है और उससे मैंने दो मास हैंग कर रखे हैं, एक m1 और एक m2। पुली का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है एंड जो स्ट्रिंग है वो पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही, मतलब पुली के साथ साथ वो रोटेट कर रही है। फाइंड the acceleration of the blocks just after the system is released. Find the acceleration of the blocks just after the system is released.
टेंशन दोनों तरफ स्ट्रिंग्स में अलग अलग होंगी ना। हाँ Is the answer it's m1 minus m2g upon m1 plus m2 minus I upon r square? प्लस आई अपॉन माइनस की जगह प्लस। अगेन सिंपल सा प्रॉब्लम। अरे ठीक है ना, कितने ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन में है? 2। कितने रोटेशनल मोशन में है? 1। तो 2 ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन बन जाएंगी, 1 रोटेशनल मोशन की बन जाएगी। हाँ सर टेंशन अलग होने का रीजन क्या है सर? फ्रिक्शन। हम लोग ने एक प्रॉब्लम किया था वो वाला, किया था। वही सेम चीज है वही सी। वही। हाँ अगर मैं यहाँ पर ये बोल देता कि पुली इज स्मूथ तो फिर टेंशन सेम हो जाती। पुली क्योंकि फ्रिक्शनलेस नहीं है इसलिए टेंशन फोर्स है। एक्चुअली डिफरेंस यही आता था एनएलएम में जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, वो तो ये पुली अगर होती थी उसके ऊपर ये स्ट्रिंग होती थी तो दैट स्ट्रिंग यूज्ड टू स्लिप ओवर पुली, वो पुली एज इट इज रहती है। इधर हम लोग यहाँ पर ये इसके slipping साथ हम लोग नहीं होता है, वो हमेशा अज्यूम करते हैं क्या ये केसेस के कम अगेन जो ये हम लोग पुली के जो प्रॉब्लम्स करते हैं उसके अंदर हम लोग स्लिपिंग नहीं होता, वो अज्यूम करके अज्यूम नहीं, क्वेश्चन में बोला है कि पुली इज नॉट व्हाट यू से द स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग ओवर द पुली, ये क्वेश्चन में बोला है। सही है क्या? अच्छा तो इक्वेशन बनाऊंगा, इसमें मान लेता हूँ टेंशन T2 है और इसमें मान लेता हूँ टेंशन T1 है। मान लेता हूँ ये इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? m2g minus T2। सही लिख रहा हूँ? बोलो भाई। इज इक्वल टू m2a। इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बनेगी? T1 minus m1g इज इक्वल टू m1a। और ऐसे ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस तरफ अल्फा अगर मान लो तो वो आ जाएगा T2 minus T1 into r। ये टॉर्क हो जाएगा ना? बोलो जल्दी। That must be equal to IA, I alpha and alpha would be A by R, क्योंकि अगेन प्योर फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन। ठीक, इन सबको सिंप्लीफाई करूंगा, ये R इधर ले आऊंगा, ऐड करूंगा, T1 T2 सब कैंसिल हो जाएगा। सो M2 minus M1G अपॉन M1 plus M2 टाइम्स ऑफ M1 plus M2 plus I by R स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। समझे क्या? सर T1 और T2 में कौन सा बड़ा होगा वो डिसाइड करने के लिए जो डायरेक्शन में जा रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। और सपोज अगर M2 ये केस में सर आपने जो लिया है M2 नीचे जा रहा है तो T2 विल बी ग्रेटर देन। करेक्ट। हाँ वो आपके अगेन एजम्पशन पर है, आप ये नहीं कह सकते कि इसको इधर मान लो और इसको इधर मान लो, फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको इधर जाते हुए माना है ये इधर मानोगे, अगर आपने इसको इधर जाते हुए माना है ये इधर मानोगे। गलत माना होगा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आप एक को अलग दूसरे को अलग नहीं मान सकते। हाँ तो वो T plus F होगा और ये T minus F होगा। नहीं 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 नहीं, ये अगर T है, ये अगर T है ये T plus है, जो फ्रिक्शन है वही तो ऐड हो गया होगा ना। हाँ। तो अब अगर यहाँ पर मान लो प्रॉब्लम में आपसे ये पूछे फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज नेट एक्टिंग ऑन द रोप या पुली, तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द रोप और पुली इज F1 माइनस सॉरी T1 माइनस T2। ओके ठीक बात है? सर वन सेकेंड। बीच वाले जो फ्रिक्शन हो कैसे कैंसिल करते हो? आप किसी भी एक स्ट्रिंग के पार्ट की बात करो, इस स्ट्रिंग पर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स तो इधर भी लगेगा ना। टेंशन की बात ही नहीं, मैं फ्रिक्शन। तो टेंशन की वजह से ही, फ्रिक्शन की वजह से ही तो टेंशन चेंज हो रहा है। इसके बगल वाला एलिमेंट जितने से उसको खींचेगा, ये वाला एलिमेंट उतने से इसको भी इधर खींचेगा, इंटरनल फोर्स है। आप जो डिफरेंस बोल रहे हो, डिफरेंस फ्रिक्शन की वजह से ही तो आ रहा है। सही है ना? अरे किसी भी स्ट्रिंग के अगर आप पार्ट को देखो, इस स्ट्रिंग के एक छोटे से एलिमेंट को देखो, तो इस एलिमेंट पर आप बोलते हो ऊपर जो T है, नीचे या ऊपर T plus dt है, नीचे जो T है, ये जो डिफरेंस है किससे बैलेंस्ड है? फ्रिक्शन से बैलेंस्ड है। ये फ्रिक्शन से बैलेंस्ड है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट होकर के कैंसिल आउट हो गया ना। अगर इधर df एक्ट कराओ तो T plus df इज इक्वल टू T plus dt, तभी तो वो स्लिप नहीं हो पा रहा है। करेक्ट? हाँ बोलो। Sir, both the blocks are connected by the same string, right? So how can tension be different? The force that rotates the disk must be m2 minus m1g. No. Assuming that m2 is greater than m1. ये जो अपन बोलते हैं कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम होता है, ये तभी तक वैलिड होता है जब तक फ्रिक्शन उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। अब समझो कि अगर मैं इस स्ट्रिंग के इस पार्ट का FBD बनाऊं, तो स्ट्रिंग के इस पार्ट पर अगर इधर भी टेंशन सेम होता और इधर भी टेंशन सेम होता, तो ये जो पुली होती है रोटेट ही नहीं हो पाती,
क्योंकि जितना इस टेंशन का टॉर्क इधर मिलता उतना इस टेंशन का टॉर्क इधर मिलता, बोथ वुड हैव कैंसल्ड आउट। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, हाँ So the net force would have been m2 minus m1g, right? किस पर, On the disc. I mean the pulley. क्यों? So m2 minus m1g times r is I alpha. M2 नहीं, यहाँ पर भाई इसमें टेंशन आप M2G थोड़ी बोल सकते हो, वो टेंशन M2G तब होती जब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होता। आप समझो अगर ये ब्लॉक No, इक्विलिब्रियम में होता since it's an internal force. which is internal, Since it's an internal force, tension. नहीं for what it is internal, So we can the entire system, right? टोटल सिस्टम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्ट्रिंग को यहाँ से काट दिया है ना मैंने, तभी तो मैंने इस पुली का FPD अलग बनाया है, इस ब्लॉक का FPD अलग बनाया है और इस ब्लॉक का FPD अलग बनाया है। और अगर अलग अलग बनाया है तो ये टेंशन तो अब इसके लिए और इसके लिए अलग इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए ना। इंटरनल फोर्सेस बिल्कुल तब होते हैं जब मैं ये बोलता कि ये इसके साथ एक साथ सिस्टम बना हुआ। Yes, sir. So, but could you please explain how will they be different? हाँ, ये डिफरेंट इस तरीके से होंगे, ऐसे समझो कि अगर जैसे नॉर्मल NLM के प्रॉब्लम्स अपन सॉल्व करते थे, कहते थे ये पुली है और इसके ऊपर स्ट्रिंग है, और अगर स्ट्रिंग पुली के ऊपर स्लिप हो सकती थी, फ्रिक्शन नहीं होता था, तो हम ये कहते थे कि भाई अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लिप करेगी और स्लिप करते हुए इस तरीके से नीचे आएगी, तो थ्रू आउट द टेंशन विल रिमेन सेम। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये इस पुली के ऊपर स्लिप नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली उसको स्लिप करने से किसने रोका होगा, जो पुली और स्ट्रिंग के बीच का फ्रिक्शन होगा उसने रोका होगा। तो ऑब्वियसली इधर का जो टेंशन होगा वो इस फ्रिक्शन के साथ मिल करके जो नेट टेंशन इधर का होगा उसको बढ़ा देगा ना। Yes, sir. Yeah. हाँ भाई, बात समझे क्या? ठीक बात है। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं सिंपल सी एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने को जब भी फिक्स्ड एक्सिस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने होते हैं उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितने ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं उनके लिए ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन, जितने रोटेशनल मोशन कर रहे हैं उनके लिए रोटेशनल मोशन की इक्वेशन, राइट। अब जैसे कि ही राइटली आज जो दादर से पूछा था कि अक्सर जो हिंज रिएक्शन होता है उसके बारे में परेशानी होती है, हिंज रिएक्शन की वैल्यू अक्सर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, उसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, करते हैं फिर समझते हैं जरा क्या है। So then over here, why didn't we consider torque due to friction? एक्चुअली हुआ क्या है कि आप ऐसे बोलो कि ये T है और ये बोलो T प्लस F है, तो इस T प्लस F को ही मैंने T2 बोल दिया है। अब चाहे आप ये लिखो कि T प्लस F इंटू R माइनस T इंटू R इज इक्वल टू नेट टॉर्क विच अगेन विल कम आउट टू बी F इंटू R इज इक्वल टू टाउ, चाहे आप बोलो T2 इंटू R माइनस T1 इंटू R इज इक्वल टू टाउ, एक ही बात है ना। दैट T2 माइनस T1 इन इटसेल्फ इज एक्चुअली फ्रिक्शन। हाँ, तो एक प्रॉब्लम नोट करते हैं, इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, दो तीन बातें सीखेंगे इससे कि बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, नोट करो। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l a uniform rod of mass m and length l hinged at one of its end in vertical plane, hinged at one of its end in vertical plane, is released from the horizontal position. Is released from the horizontal position. मतलब सिचुएशन क्लियर है, एक ये रॉड है जिसको मैंने यहाँ से हिंज कर रखा है और इसको रेस्ट से रिलीज करूंगा तो ऑब्वियसली ऐसे रोटेट होके नीचे आएगी ना, राइट। फाइंड Part 1. The angular acceleration and the total acceleration of point A. Find part 1. The angular acceleration of the rod and the total acceleration of point A just after the rod is released. And when it has rotated through 45 degree.
just after the rod is अलग-अलग released, cases है. दोनों अलग अलग केसेस हैं. Just after the rod is released and when it has rotated through 45 degrees. Part 2. Find the hinge reaction force acting on the rod at both the instants. And part 3, alpha, omega and hinge reaction when the rod becomes vertical. Alpha, omega and hinge reaction when the rod becomes vertical. Try करो जल्दी से. Sir, angular acceleration after release 3g by 2 है. Correct. और total acceleration of A will be 3g by 2 at first instant. Okay. So second case के लिए 3g by 2 root 2l and for A 3g by 2 root 2. यही नहीं. नहीं, हाँ एक ही project अच्छा एक repeat है. So 90 by 3 to root 2. आया क्या? देखो बात सुनो, ध्यान दो. तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि किसी भी रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के प्रॉब्लम में, ये भी रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है, एक्सिस इज नॉट ट्रांसलेटिंग. अपने को करना वही होता है कि एक ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है, एक रोटेशनल मोशन की इक्वेशन फॉर द कंप्लीट ऑब्जेक्ट और एक सर्कुलर मोशन की इक्वेशन अगर कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसका FBD बनाऊंगा तो एक तो इसका वेट नीचे आएगा mg, सही है. अब जैसे कि बात आई थी कि और कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो कौन सा और फोर्स होगा? हिंज रिएक्शन फोर्स. अब लेकिन परेशानी बिल्कुल वही होती है कि अक्सर ये नहीं समझ में आता कि मैं हिंज रिएक्शन फोर्स को किस डायरेक्शन में लूँ. तो हिंज रिएक्शन फोर्स बिल्कुल सही बात है कि वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो अब आपके पास एक तरीका तो ये है कि या तो आप उसको किसी से भी डायरेक्शन, किसी भी गद्दे से डायरेक्शन में मान के वो एंगल थीटा मानो, या उससे बेटर तरीका क्या है
कि जब भी आपको कभी भी हिंज रिएक्शन कंसीडर करना हो, क्योंकि अपने को हिंज रिएक्शन का एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं होता, तो इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसीडर दैट हिंज रिएक्शन फोर्स इन टू कंपोनेंट्स। मैं मान लेता हूं कि एक कंपोनेंट उस हिंज रिएक्शन फोर्स का Rx है और एक कंपोनेंट उस हिंज रिएक्शन फोर्स का Ry। जब भी आप दो कंपोनेंट्स में मान करके हिंज रिएक्शन फोर्स को सॉल्व करोगे, कभी भी कोई परेशानी नहीं। ठीक बात है। अब अगर मैं यहाँ पर मान लो मुझे अल्फा निकालना है, तो मैं टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दूं, और किस पॉइंट के अबाउट लगाऊं? टॉस, ऑब्वियसली हिंज रिएक्शन फोर्स के अबाउट, क्योंकि अगर किसी और पॉइंट के अबाउट देखूंगा तो ये Rx और Ry अपने को पता नहीं है, फिर उनके टॉर्क्स में नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क लिखूंगा तो दैट वुड बी mg into L/2 ना। तो मैं पहली इक्वेशन तो वही बना दूंगा कि mg into L/2 is equal to I alpha and I will be what? ml square by 3 into alpha। सही है। ये m और l कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 3g/2। मतलब ये तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन है जिससे ये रॉड इनिशियली रोटेट करेगी। अच्छा, इसी इंस्टेंट पर उसने पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं पॉइंट ए का मोशन तुमसे पूछूं तो पॉइंट ए का मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। जैसे जैसे ये रॉड नीचे रोटेट होते हुए आएगी, ये जो पॉइंट ए होगा वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ना। और किसी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल के तो दो एक्सेलरेशंस हो सकते हैं, एक टैंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। सही बोल रहा हूं? अच्छा, टैंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आर अल्फा होता है, तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉइंट ए का कितना आ जाएगा? आर हो जाएगा एल। अरे सही है ना भाई, आर हो जाएगा एल और अल्फा कितना? 3g/2 है। तो टैंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अपने को मिल जाएगा 3g/2। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में क्या ख्याल? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वैसे तो होता है r ओमेगा स्क्वायर। वो बात अलग है कि एट दिस वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट ओमेगा इज इक्वल टू 0, और अगर इस इंस्टेंट पर ओमेगा 0 है तो 100% जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो भी कितना होगा? 0। सो द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट ए इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? 3g/2। करेक्ट है। अच्छा, इसी इंस्टेंट पर उसने हिंज रिएक्शन फोर्स भी निकालने को बोला है। हिंज रिएक्शन फोर्स कैसे निकालूं बताओ जरा। सर एक तो हम लोग अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोग एक बार कंजर्व करें, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो उससे Ry की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक बात है। और Rx will be equal to 0 because there is no other force which can provide the centripetal acceleration। ठीक बात है। तो Rx will be 0 and Ry मिल गया। ठीक है। हाँ मिल गया। एक तरीका ये हो सकता है, बात समझो। एज ही राइटली सेड कि एक्चुअली इस पॉइंट के अबाउट जब हम टॉर्क ले रहे थे तो Rx और Ry का सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा था, लेकिन अगर मैं टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट ना लेकर के मान लो इस पॉइंट के अबाउट ले लूं तो mg और Rx का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, लेकिन Ry का टॉर्क स्टिल मिलेगा। तो मैं लिख लूंगा Ry into L/2 is equal to जो भी I अल्फा वगैरह करके सॉल्व कर लूंगा, राइट। लेकिन दूसरा एक तरीका और हो सकता है, वो समझो क्या, कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास को देखूं तो बता सकते हो सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन करेगा? अगेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ना। सही बात है क्या? और सेंटर ऑफ मास अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए फिर से वही दो इक्वेशंस लगा सकता हूं जो कि मैंने पहले भी बोला था कि नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू m into at, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। अब अगर नेट फोर्स इज सेंटर ऑफ मास पर मैं देखूं टेंजेंशियल डायरेक्शन में कितना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन तो ये है ना, व्हिच विल बी व्हाट? mg minus ry। अरे सही बोला। तो नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज व्हाट? mg minus ry। कोई डाउट इसमें? एंड दैट इज इक्वल टू m into at। at कितना होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? हाँ, L/2 into अल्फा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो L/2 है ना, तो इट वुड बी L/2 into अल्फा। अल्फा अपन निकाल ही चुके हैं, कितना? 3g/2 है, तो वो आ जाएगा m टाइम्स ऑफ 3g/4। तो मतलब यहाँ से Ry की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी? mg/4। समझे क्या? समझ में आया क्या? एंड दूसरा अपन बोल सकते हैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो बात अलग है कि इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस समय कितना है? 0। सही बोला ना। तो मतलब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज ओनली Rx व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 0। समझे बात को? सर वो फर्स्ट इक्वेशन नहीं समझा। ओके, ये वाली इक्वेशन? हाँ सर। ठीक है। मैंने क्या बोला कि जितनी भी ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस अपन बनाते हैं या सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस अपन बनाते हैं, these equations are applied for the center of mass of the object। कंप्लीट ऑब्जेक्ट एज अ होल के लिए केवल रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस बनती हैं, बाकी जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं वो सेंटर ऑफ मास में बनती हैं। अब अगर मैं सेंटर ऑफ मास इस ऑब्जेक्ट का देखूं तो 100% जैसे जैसे ये रॉड रोटेट होते हुए आएगी सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करेगा।
और अगर सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन करेगा तो मैं कहूंगा नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो टेंजेंशियल डायरेक्शन तो ये वर्टिकल डायरेक्शन ही होगा इस समय, और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी mg minus ry, करेक्ट है? सर बट ry सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा फिर वही बात है, हम तो ये कहते हैं ना कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज दैट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो वैसा ही मोशन करता है जो वो तब करता कि अगर वो सारा का सारा पॉइंट उस सारा का सारा फोर्स उस पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता जो कि उसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही वही है ना। तो मतलब हम यही कहेंगे कि ये जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सारे के सारे अगर इसके ऊपर एक्ट कर रहे होते तो कैसा मोशन होता है? ऐसा ही मोशन होता। इफ दिस रॉड वुड हैव बीन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम ट्रांसलेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा mg minus ry थैंक यू सर इज इक्वल टू दिस, सॉल्व। करेक्ट है? अच्छा, अब जब वो 45 डिग्री से रोटेट कर जाएगा तो मतलब कुछ रॉड ऐसी बन जाएगी ना, सही है? बोलो जल्दी। इस पर mg तो नीचे ही एक्ट करेगा, ठीक बात है। और फिर से अल्फा निकाल सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा करके, लेकिन अब टाउ कितना हो जाएगा? mg इंटू l/2 cos 45 मतलब l/2 रूट 2 l/2, समझे क्या? एंड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा विच इज अगेन ml²/3 इंटू अल्फा। मतलब ये m और l फिर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2 रूट 2 टाइम्स ऑफ m। ये अल्फा आ गया इस केस में, ठीक बात है? बोलो बोलो। अच्छा, अब क्या क्या निकालना था? पॉइंट ए का एक्सेलरेशन। अब बताओ पॉइंट ए का एक्सेलरेशन में दोनों कंपोनेंट्स आएंगे या केवल एक? अब पॉइंट ए के एक्सेलरेशन में दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, टेंजेंशियल भी और सेंट्रीपिटल भी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा सिंपली r अल्फा, ठीक बात है ना? तो अब हमको मिलेगा at इज इक्वल टू r मतलब l इंटू अल्फा मतलब दिस, तो मतलब वो आ जाएगा 3g/2 रूट 2। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए ना, क्योंकि v²/r या r ओमेगा स्क्वायर कुछ लिखेंगे, और वो वेलोसिटी निकालने के लिए अपन यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। ठीक, अब मैं कहूँगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ? mgl into 1 minus cos theta, mgl/2 into 1 minus cos theta। ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, and that is equal to increase in kinetic energy which is half I omega square, that is ml²/3 into omega square। समझे क्या? सर बहुत टाइम ये एनर्जी कंजर्वेशन लिखते हो कंफ्यूजन आता है ये कि हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mg स्क्वायर लिखे थे, सिर्फ हाफ आई। देखो, अगर वो ऑब्जेक्ट कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको उसके ट्रांसलेशनल मोशन की एनर्जी अलग, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, एंड रोटेशनल मोशन की एनर्जी अलग, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखनी होगी। लेकिन यहाँ पर तो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हो रहा है ना, और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट जब भी रोटेशन होगा तो केवल रोटेशनल एनर्जी लिखनी होगी, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अगर यहीं पर ये एक्सिस ट्रांसलेट भी कर रही होती तो प्लस हाफ mv स्क्वायर और ऐड कर देता, लेकिन जब तक रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस होगा केवल रोटेशन का एनर्जी लिखेंगे। सही बात है क्या? तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझको, बोलो बोलो। और अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट ए का कितना हो जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर मतलब l ओमेगा स्क्वायर, ठीक बात है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा मुझे l ओमेगा स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ना, क्योंकि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल तो 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, ठीक? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल कुछ ऐसा मिल जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, बात खत्म, ठीक बात है? हाँ, shouldn't it be mg l/2 into 1/√2 and not 1 minus 1/√2? Because the height descended is only l/2 root 2 ना? सही बात है, ठीक है, एग्रीड। सही है क्या? समझ पाए? अच्छा, अब हिंज रिएक्शन निकालने के लिए फिर वही काम करूंगा कि rx और ry मान लूं। अब यहाँ बेटर होगा कि rx और ry को इस रॉड के एक पर पैरेलल और एक परपेंडिकुलर मानूं। मैं rx ऐसे मान लेता हूँ और ry ऐसे मान लेता हूँ। तो नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में मुझे मिल जाएगा कितना?
mg sin थीटा माइनस ry। अरे सही बोला ना, नेट फोर्स टेंजेंट। अगर वो ry और rx ऐसे मानता तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ता अननेसेसरली, तो इसलिए बेटर है कि मैं किन्हीं भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मान सकता हूँ, तो अपने कन्वीनियंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मानना। तो अब मैं लिखूंगा mg sin थीटा माइनस ry इज इक्वल टू m into at, और नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर आ जाएगा rx माइनस mg cos थीटा। अरे सही है ना, एंड दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, जो कि अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। समझे? ठीक बात है। तो इसलिए जब भी हिंज रिएक्शन की बात है कि हिंज रिएक्शन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि हमेशा दो कंपोनेंट्स में अगर हिंज रिएक्शन मानोगे तो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर यू। ठीक है, अब तो हो जाएंगे ना इसके बाकी सारे पार्ट्स। ठीक, हटाओ इसे। So लेकिन मे बी Rx minus mg का component equals to omega। करेक्ट, हाँ, जो भी नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज m into r। आगे बढ़ूं? ठीक, इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है जो कि कई बार स्ट्राइक नहीं करता, कैसे अप्रोच करें देखते हैं जरा। हटाऊं? हटा दूं इसे? All the surfaces are smooth. All the surfaces are smooth. And rod starts sliding down. And rod starts sliding down from the position when theta is equal to 0. And the rod starts sliding down from the position when theta is equal to 0. Find the value of theta. Find the value of theta at which it will lose the contact with the ball. Find the value of theta at which it will lose the contact with the ball. Simply the rod is sliding down from the position of theta is equal to 0. ये ऐसे वर्टिकल होगी, मैंने इसको हल्का डिस्टर्ब कर दिया होगा, ये ऐसे स्लाइड होके नीचे आ रही होगी। मुझे ये बताना है कि किस थीटा पर इट विल लूज द कांटेक्ट विद द बॉल, एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल लूज द कांटेक्ट विद द बॉल। हाँ, वो सब LM कुछ भी मान लो, उससे इंडिपेंडेंट है।
सब प्रॉब्लम है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं फ्रिक्शन नहीं, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ। देखो सुनो बात सर आंसर वही थीटा है जिसके लिए वो जो जब हम हाँ वैसे ही आएगा, बिल्कुल वही सेम आता है बिल्कुल वैसे ही आएगा, करेक्ट। लेकिन कैसे? ऐसे ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन परफॉर्म हाँ लेकिन वो सेम आंसर आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। आ जाता है आंसर सेम, आई एग्री, बट गारंटी नहीं ले सकते लॉजिक बोल करके। गारंटी कैसे लूँगा? टाइम बहुत बताना है। जल्दी हाँ हाँ एक डेफिनेट आंसर आएगा। और इस तरह का कंसेप्ट मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय। सुनो सुनो बात सुनो, याद होगा सर्कुलर मोशन में मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बोला था कि ये किस जगह आकर के अपना कॉन्टैक्ट लूज करेगा, कुछ याद आ रहा है? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी लिख ली थी और फिर ये कहा था कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया था सम कॉस या साइन लेकर के, और फिर ये कहा था कि जिस इंस्टेंट पर वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, उसी इंस्टेंट पर 100% ये अपना कॉन्टैक्ट लूज कर रहा होगा। याद आ रहा है कुछ? क्योंकि मैंने कहा था कि जरूर इसको बॉल को जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा होगा या वेलोसिटी जो बॉल की बढ़ा रहा होगा वो इसके और इसके बीच का नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ा रहा होगा ना। और जरूर किसी एक इंस्टेंट पर जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मतलब फर्दर वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई होगी, और फर्दर वेलोसिटी बढ़नी बंद हो गई, जरूर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये गायब। क्या बोला समझे? क्योंकि उसके बाद तो इसके ऊपर जो भी फोर्सेस है वो सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शन। सेम कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पर यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम नहीं हिलेगा, समझे? राइट। अब देखो मैं कैसे अप्रोच करूंगा। मैं क्या करूं, फिर से वही काम करूंगा कि किसी इंस्टेंट पर इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लेता हूं एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट। और उस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अब बताओ उसकी सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कौन बढ़ा रहा होगा? ऑब्वियसली ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ से वही बढ़ा रहा होगा ना, क्योंकि बाकी जितने फोर्सेस हैं mg और नॉर्मल रिएक्शन वो सब तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जरूर ये जो नॉर्मल रिएक्शन था वही तो इस सेंटर ऑफ मास की हॉरिजॉन्टल स्पीड को बढ़ा रहा था। सही बोला क्या? अब अगर मैं कोई एक ऐसा इंस्टेंट ढूंढ लूं या कोई एक ऐसे इंस्टेंट पर जब ये एंगल थीटा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिख लूं और उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैक्सिमाइज कर दूं,
यार क्या क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? तो उस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैक्सिमाइज कर दूं तो जिस एंगल पर वो मैक्सिमम होगा उसी एंगल पर तो ऐसा होगा ना। समझे क्या? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, काफी सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज कर लेते हैं। एक तरह एक बार इसका प्रॉब्लम और पहले करा चुका हूँ, करेक्ट है क्या? अब देखो लिखना बड़ा आसान है। जहां तक इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का सवाल है वो अपने को पता है, अरे सही है ना, कि ये इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, सही बात है। तो इसके बाद ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, तो मैं कहूंगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना डिक्रीज होगा? mg L/2 into 1 minus cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा, cos या sin? cos। तो mg L/2 into 1 minus cos थीटा, ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि इसके अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है इसलिए डायरेक्टली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई कितना? अब देखो ये L/2 है, ये L/2 है, तो ऑब्वियसली ये भी L/2 होगा ना। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है भाई, तो इसको इससे ज्वाइन करोगे तो ये L/2 है, ये L/2 है, ये भी L/2 होगा, ये भी L/2 होगा, करेक्ट। तो बेसिकली इसके अबाउट मुझे ml²/12 पता है, तो इसके अबाउट ml²/12 प्लस m into L/2 का होल स्क्वायर विच इज ml²/3 ओनली। तो इसको जो लिख सकता हूँ ml²/3। ये समझे क्या? तो मतलब ये m और l कैंसिल हो गया, मुझे ये 2 भी कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू मिल गई √3g into 1 minus cos थीटा बाय l, ये ओमेगा। ठीक बात है, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि इसके अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो r ओमेगा बोल सकता हूं, हाँ ना, वेयर r इज एक्चुअली दिस डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो जाएगी L/2 into ओमेगा, बोल दो, सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो जाएगी L/2 into ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ जाएगी L/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब √3g L/4 into 1 minus cos, ये VC। समझे? समझे क्या? और वो जो VCM होगा, अब सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये शायद समझ में आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो यहाँ से हमेशा L/2 रहेगी ना, अरे समझे? सही है। और अगर ये डिस्टेंस हमेशा L/2 रहेगी तो ये कुछ इस तरीके का सर्कुलर मोशन करके यहाँ पर आएगा। तो ये जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आई है ये इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ ऐसे आई है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो दिस इनटू cos थीटा आएगा, यार बोलो ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर निकालूंगा तो दिस इनटू cos थीटा आएगा ना। सो दिस इज एक्चुअली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। और फिर मैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करता हूँ, तो जिस इंस्टेंट पर ये फंक्शन मैक्सिमाइज होगा उस इंस्टेंट पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 0 होगा ना, राइट। तो मतलब मैं कहूंगा फॉर Vx मैक्स ये पूरा फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए ना, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा cos थीटा into half 1 minus cos थीटा raised to the power half into sin थीटा। करेक्ट है? करेक्ट है भाई। into d थीटा by dt भी होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आगे प्लस √1 minus cos थीटा into cos थीटा का sin थीटा and that must be equal to 0। ये क्या किया समझे? सर आपने जो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट जो है वो फिक्स थोड़ी ना, चेंज होते जाएगा। So what? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर है तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन ही यही होती है कि इंस्टेंटेनियसली उस पॉइंट के बाद वो प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है। अब वो एक्सिस जरूर चेंज होती चली जाएगी, वो कभी यहाँ आ जाएगी तो उसके अबाउट करने लगेगा। तो बस एनर्जी लिख पाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। बाकी अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप दोनों अलग अलग लिखो, रोटेशन अलग लिखो और ट्रांसलेशन अलग। सही है क्या? तो आपने इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, क्योंकि उसी इंस्टेंट पर Vx मैक्सिमम होगा ना। समझे क्या? हाँ। आपने उसका जो पॉइंट ऑफ जो पॉइंट, हाँ उस पॉइंट का आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आपको ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है। फिर वही बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, मैं तो सुनो समझो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट समझो कि जैसे ये एक रॉड है, ये अगर रोटेट होते हुए आ रही है, इसकी एनर्जी लिखने के मेरे पास 2 तरीके हैं। इसकी एनर्जी लिखने के लिए मैं क्या करूँ, इसकी रोटेशनल एनर्जी अलग लिखूँ और ट्रांसलेशनल एनर्जी इसके सेंटर ऑफ मास की अलग लिखूँ। ठीक,
लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढ पाऊं जिसके अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा तो मैं उसके अबाउट डायरेक्टली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, अब जैसे अपन ये करते थे कि जैसे ये स्फीयर होता था, इस स्फीयर की एनर्जी लिखने के दो तरीके बोलते थे। एक तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बोल देते थे, और प्लस रोटेशन हम कहते थे सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है वो एनर्जी। दूसरा हम ये बोलते थे कि इस पॉइंट के अबाउट, अब उसमें थोड़ी कहते थे कि ये भी आगे जा रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी अपन ऐड करेंगे। उस इंस्टेंट पर तो वो रेस्ट पर है ना, उस इंस्टेंट पर तो वो पॉइंट रेस्ट पर था ना, तो उस इंस्टेंट की ही तो हमने एनर्जी लिखी है। इस इंस्टेंट पे वो पॉइंट रेस्ट पे नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंस्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या? आप फिर यहाँ पर भी बोलो कि ये जैसे जैसे आगे शिफ्ट होता चला जा रहा है इसकी भी लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। इस केस में, बॉल वाले केस में, इस इंस्टेंट पे जो लोअर पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है। उस केस में उस इंस्टेंट पे नहीं नहीं, हम यहाँ पर भी यही बोलेंगे कि इस इंस्टेंट, भाई बात नहीं, इस इंस्टेंट पर ये भी रेस्ट पर होगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो पॉइंट चेंज हो जाएगा, वो एक अलग स्टोरी है। वो काम यहाँ पर भी हो रहा था, वो काम यहाँ पर भी हो रहा है। थोड़े टाइम बाद वो पॉइंट चेंज हो गया, बट हम ये नहीं कह रहे कि उसकी वेलोसिटी कुछ है। यहाँ बताओ, यहाँ अपन कैसे लिखते थे? इसकी जो एनर्जी लिखते थे, फिर हम डायरेक्टली हाफ आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख पाते थे? कैसे आ जाता है? लेकिन उसके लिए जो पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ये पॉइंट भी तो कहाँ फिक्स है? फिर ये बोलो कि हर स्टेप पर चेंज हो रहा है, ये एक्सिस तो इसकी वेलोसिटी तो 0 है। फिर वही बात, इसकी भी वेलोसिटी से इंस्टेंट नहीं है ना सर, उसकी वेलोसिटी 0 क्यों नहीं है? 0 जो उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस द मेरी वेलोसिटी बात ऑफ सुनो, सेंटर ऑफ मास। मेरी बात सुनो, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी तो इस पॉइंट का ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट का ओमेगा इसके रिस्पेक्ट में सेम आना चाहिए। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी तो इस पॉइंट की अगर मैं रियल वेलोसिटी यूज करूंगा, मान लो इस पॉइंट की रियल वेलोसिटी v1 है और इस पॉइंट की रियल वेलोसिटी v2 है, तो मैं ये बोल पाऊंगा कि v1 अपॉन ये जो भी L1 है, ओमेगा इज v by r, दैट मस्ट कम आउट टू बी v2 अपॉन L2। अगर ये कंडीशन वैलिड आ गई, मतलब 100% ये पॉइंट रेस्ट पर होगा, नहीं तो फिर इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखनी होती। एग्रीड? अभी सही है। अब क्या मैं v1 अपॉन L1 इज इक्वल टू v2 अपॉन L2 बोल पाऊंगा? बिल्कुल बोल पाऊंगा, क्योंकि v1 अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगा r ओमेगा, r विल बी दिस डिस्टेंस, समझे क्या? दैट विल बी L1 इनटू ओमेगा। अरे ठीक है ना? और ऐसे इसके लिए v2 अगर निकालूंगा तो दैट विल अगेन बी r ओमेगा व्हिच विल बी दिस डिस्टेंस इनटू ओमेगा। तो वो L1 L2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ओमेगा बराबर ओमेगा आ गया ना। अगर तुम जो बोल रहे हो, मैंने मान भी लिया कि ऐसा है, तो मुझे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी चाहिए थी। मैं माइनस v नॉट दैट इज वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट और माइनस v नॉट वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट ऐसा लिखूंगा, राइट? तो वो v नॉट तो 0 आ रहा है ना, वो v नॉट तो 0 आ रहा है ना इस केस में। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज ट्वाइस द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्यों? जो उसकी जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में वो v2 है इसकी? हाँ, क्यों? क्योंकि जो उस नीचे वाले की रहेगी वही ऊपर वाले की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी। फिर वही बात है, अगर अपन ऐसे बोले कि, फिर यहाँ पर भी ये बोलो कि जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी या जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट की भी होनी चाहिए। वो तब होता जब अपन केवल ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर रहे होते। वो तब होता जब अपन केवल ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर, अगर वो केवल ऑब्जेक्ट स्किड हो रहा होता तो ये तुम्हारी बात सही होती, लेकिन ये ऑब्जेक्ट केवल स्किड नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी हो रहा है प्लस रोटेट भी हो रहा है। तो आप इस पॉइंट की फिर एंगुलर वेलोसिटी भी कंसीडर करो। मैंने इतना बोला कि जो पॉइंट है उसकी जो वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी है v1 है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 है, तो इट इज नॉट 0। तो आपको उसकी भी वेलोसिटी vx, अगर आपको vx में आपको v2 भी ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, जो किस vx में? सेंटर ऑफ मास का आपने vx है, हाँ हाँ, तो प्लस v2 इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। नहीं, क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। ऐसे देखो कि अगर ये एक रॉड है,
ये इस पॉइंट बात नहीं, ये इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इसके हर पॉइंट की स्पीड में आर ओमेगा लिख पाऊंगा ना, वेयर आर वुड बी दिस एंड ओमेगा जो कुछ भी होगा वो आर ओमेगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अच्छा सर, ऐसे सोचो कि एक रॉड है जो हिंज्ड है और हिंज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड द रॉड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट ओमेगा। हाँ, तो मैं उसकी वेलोसिटी एट एनी व्हेन रॉड इज वर्टिकल ये लिखूंगा ना कि आर ओमेगा वो कहानी अलग हो गई। वो आप कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हो, वो चीज़ तो यहाँ पर भी वैलिड है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है प्लस सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो कुछ और होगी, मैंने मान लिया। यहाँ पर अब मैंने दोनों का इफेक्ट ले लिया है ना कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से स्पीड इधर है, रोटेशनल मोशन की वजह से स्पीड इधर है, तो नेट स्पीड इस पॉइंट की 0 हो गई। सेम चीज यहाँ पर भी है। अगर आप ये बोलोगे कि इसकी जो स्पीड है वो इसकी वजह से v2 इधर है, इसकी वजह से v2 इधर है, तो फिर एंगुलर मोशन की वजह से भी स्पीड देखो ना उसके, क्योंकि वो जो एंगल है वो भी तो चेंज हो रहा है ना। इसकी जो नेट स्पीड इस तरफ आएगी, एंगुलर मोशन की वजह से नेट स्पीड इस तरफ आएगी आर ओमेगा, तो नेट स्पीड जो होगी वो 0 हो जाएगी। वो मूव करेगा नहीं, बिल्कुल उस इंस्टेंट पर नहीं मूव करेगा। उस जैसे यहाँ पर भी उस इंस्टेंट पर थोड़ी मूव कर रहा है, धीरे धीरे उस पॉइंट की लोकेशन चेंज होती चली जा रही है। बट उस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कांसेप्ट ही यही है ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी 0 है। मैं नहीं कह रहा कि उसकी हर समय वेलोसिटी 0, बट उस इंस्टेंट पर मैं ये कहूंगा कि द वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0। अब वो पॉइंट चेंज होता चला। बात सुनो, ठीक है ना? और बात करेंगे सर। क्या है? ये क्या बोला, ये समझ में आया? हाँ सर, आपने तो लिखा है v1 माइनस वी नॉट अपॉन L1 इक्वल टू v2 माइनस वी नॉट अपॉन L2, ये ओमेगा लिखा है ना सर? हाँ हाँ सर, तो अगर फिर हम लोग वापस जब इसको v1 माइनस वी नॉट को भी ओमेगा L1 लिखेंगे तो हर केस में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आएगा ही ना? किसमें? वापस v1 माइनस वी नॉट को आप ओमेगा इंटू L1 ही लिखेंगे ना सर? हाँ 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 सही बात तो है। फिर हमेशा ही ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आएगा। मान लिया मैंने, तो लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो v नॉट आएगा, दिस v नॉट इन इटसेल्फ विल बी 0। वही चीज यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशनल मोशन तो इसका कंसीडर कर ले रहे हो कि ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी स्पीड इधर होगी और ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसकी स्पीड इधर होगी, लेकिन आप इसका रोटेशनल मोशन नहीं कंसीडर कर रहे हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो इसकी एंगुलर स्पीड किस तरफ भी आएगी, आर ओमेगा, है कि नहीं? तो वो जो स्पीड आप बोल रहे हो वो इसके रिस्पेक्ट में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नेट स्पीड एट दैट वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ दैट पॉइंट विल बी 0। तो हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 है, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0। फिर मूव क्यों कर रहा है? यहाँ पे मूव कर रहा है। एक्चुअली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कांसेप्ट ही यही है कि उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर, क्योंकि समझो मैं क्या बता, समझ ध्यान दो। जैसे अपन मान ले कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये एक्सिस है, राइट? हम ये कहते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर ये ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है और इसकी एक्सिस ट्रांसलेट नहीं हो रही है, तो एक्सिस पर लाई करने वाला हर पॉइंट हमेशा रेस्ट पर होगा और हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इस कंसेप्ट का यूज करके हमने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन कर दी है कि भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ भी हो जाए नीचे की तरफ होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ भी हो जाए इस तरफ होगी, तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे जरूर वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए ना, राइट? तो ये कंसेप्ट डिफाइन कर दिया गया है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये कंसेप्ट है। अब अगर हमें नहीं चमकता इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट, हमें टोटल एनर्जी उसके रिस्पेक्ट में लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम टोटल एनर्जी जब भी लिखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से अलग लिख दें, रोटेशनल मोशन की वजह से अलग, उससे भी सेम। ठीक बात है, तो इसलिए वो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट बस डिफाइन कर दिया गया है कि ऐसा। Excuse me, sir. हाँ So we were disconnected after you found out omega. Please can you repeat? डोंट वरी। सो ओमेगा आई हैव फाउंड आउट, ये पता लग गया। अब अपन v इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज करके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए r विल बी L/2। तो मैंने इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये मुझे मिल गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विच इज एक्चुअली इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस r। अब अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो मैंने उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करके उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिया, और फिर मैंने ये बोला कि इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो इसका नॉर्मल रिएक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन गायब होगा उस इंस्टेंट पर ये जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू ना। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट करके जीरो किया, मुझे जो भी थीटा की वैल्यू मिली एट दैट वेरी पर्टिकुलर थीटा द पार्टिकल या द रॉड विल बी लूजिंग द कांटेक्ट विद द रॉड, बिकॉज़ एट दैट वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। Thank you, sir. हाँ, सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन क्यों करेगा, ठीक है, ये तो क्लियर है ना यार। इसको सॉल्व करूंगा cos थीटा की वैल्यू 2/3 ही आती है, राइट। अब समझो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन क्यों करेगा। अच्छा, इसी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन डिराइव कर सकते हो क्या? इसी प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो, हाँ बिल्कुल, अगर मान लो किसी इंस्टेंट पर ये सेंटर ऑफ मास x, y पर है, तो ये डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी, और मैं कह सकता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस ना, विच इज l/2 का होल स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर बाई 4, विच इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो 100% ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक। और फिर इसी में एक प्रॉब्लम है तुम्हारी बुकलेट में जिसमें रॉड सेंटर से कुछ x डिस्टेंस ऊपर एक पार्टिकल था, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा गया था, दैट केम आउट टू बी इलेक्ट्रिकल। याद है क्या? कर लेते हैं, चलो करो, नोट करो। सर अगर बिना इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के करना होता तो कैसे करते हैं? बिल्कुल, तब भी हम एनर्जी लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखा देता हूँ। पहले वो क्वेश्चन नोट करो, अभी लिख के दिखाता हूँ एनर्जी कैसे। अरे प्रॉब्लम नोट करो भाई जल्दी से। ये एक रॉड है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर एक ये पॉइंट है, इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है, ऐसे रोटेट होकर नीचे आ रहा है। इस पॉइंट P का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पॉइंट। x क्या कुछ ये मान लो, there is a point on this rod which is at a distance a from its center. अब ये रिलीज होके नीचे आ रहा है, मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए इस पॉइंट। इलिप्स है क्या? हाँ, इलिप्स आएगा बिल्कुल।
सेंटर को पास के रिस्पेक्ट में देखो, आप ओमेगा पॉइंट पीछे आएगा, तो इंस्टेंटेनियसली वो पॉइंट भी बच कर आएगा। सर इसका जो केस बता है उसके अंदर सपोज कोई वैसा लेते हुए ऐसे इधर भी जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी एक सर्कल में रोटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस। मान लीजिए खैर आया क्या ये? बोलो भाई, आया? देखो बात सुनो, किसी भी इंस्टेंट पर अगर मैं देखूं तो ये जो रॉड होगी ये कुछ इस तरीके का शेप एक्वायर कर चुकी होगी, ये एंगल थीटा होगा। बात सुनो, इधर ध्यान दो, और ये अगर सेंटर है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस a थी, मतलब इस पॉइंट की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको चाहिए। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लूं तो ये लेंथ x होगी और ये लेंथ y होगी, राइट? x में क्या लिख सकता हूं? अरे ये डिस्टेंस ना, विच इज l/2 माइनस a sin थीटा, तो x को लिख सकता हूं l/2 माइनस a sin थीटा, तो x इज l/2 माइनस a sin थीटा। और y की अगर मैं बात करूं तो y होगा कितना? l/2 प्लस a cos थीटा, सही है क्या? सो y वुड बी l/2 प्लस a cos थीटा। शायद आई एम क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर तुम देखोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो आएगा x अपॉन दिस स्क्वायर प्लस y अपॉन दिस स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 1, मतलब 100% परफॉर्मिंग एंड इलेक्ट्रिकल मोशन। और अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर के लिए a 0 हो जाएगा, और अगर a 0 हो गया तो दैट विल कम आउट टू बी सर्कल। तो किसी और पॉइंट की बात करो तो दैट मूव्स इन एन एलिप्स, और अगर इस पॉइंट की बात करूं तो दैट मूव्स इन अ सर्कल। करेक्ट है? खैर थोड़ा सा भटक गए हम लोग बातों से, वापस आते हैं। ये सब क्लियर है क्या? बोलो जल्दी, आगे नोट करते हैं। इसके बाद एक्चुअली कुछ एक प्रॉब्लम्स आते हैं विच आर बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे एक प्रॉब्लम नोट करते हैं कि मान लेते हैं कि ये रॉड है विच इज हिंज्ड एट वन ऑफ इट्स एंड, इसका मास m है और लेंथ l है, और इससे l/4 डिस्टेंस पर एक ये सेम मास का पार्टिकल u स्पीड से आकर के इसको हिट करता है। और मान लेते हैं पहले केस में e इज इक्वल टू 0 और दूसरे केस में मान लेते हैं e इज इक्वल टू 1। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड just after collision. सर Find the linear velocity of the particle and the angular velocity of the rod just after collision. अगर हम लोग जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं और बाद में हम लोग लीनियर ये केस के अंदर हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते बिकॉज हिंज फोर्स की वजह से, फिर हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम से जो निकाला हम लोग ने उसका यूज करके क्या हिंज फोर्स निकाल सकते हैं क्या लीनियर मोमेंटम का यूज करके? क्योंकि हिंज फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा, कैसे रिपल्सिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रल जेडीटी इंटीग्रल एफटीटी वो निकाल सकते हो, लेकिन एफ नहीं निकाल सकते। ओके सॉरी, जल्दी से So linear momentum of particle and angular momentum of particle. मुझे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी Sorry, चाहिए। velocity, हाँ, sir. अरे जल्दी बोलो। So angular velocity 9v/4l. अच्छा, पहले केस में
जब E 0 है. Yes, so E equal to 0. E 0, yes. Okay, check करता हूँ. अब देखो सबसे हाँ 9b/8 अच्छा पता नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं. ऑब्वियसली जब ये इसको आकर के हिट करेगा तो पहले केस की अगर मैं बात करूं, जब E 0 है तो ये इसको आकर के स्टिक कर जाएगा और ये जो पूरा सिस्टम होगा ये किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा. ठीक बात है. अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या मैं इस प्रॉब्लम में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ? नहीं, क्यों? बिल्कुल. अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जैसे ही इसको आकर के हिट करेगा तो एक हिंज रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा ना, विच वुड बी एन इंपल्सिव फोर्स. और क्योंकि वो हिंज रिएक्शन एक इंपल्सिव फोर्स होगा तो दैट विल बी एक्टिंग एज एन एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस कंप्लीट सिस्टम. और अगर वो इस कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो मैं लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं करा सकता. अब बात आती है कि क्या मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ? किस पॉइंट के अबाउट? तो हर वो उस पॉइंट के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ जिसके अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना हो. और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो केवल और केवल वो हिंज पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, क्योंकि जो भी हिंज रिएक्शन होगा वो सारा का सारा इसी पॉइंट से पास होगा ना. तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट देखूँ तो उस हिंज रिएक्शन फोर्स का जो टॉर्क होगा दैट वुड कम आउट टू बी 0. और अगर उस हिंज रिएक्शन फोर्स का टॉर्क 0 आ रहा है तो 100% मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कितना? भाई रॉड का तो 0 होगा रेस्ट पर थी, और पार्टिकल का कितना? mu into 3L/4. सही लिखा क्या? That must be equal to the angular momentum of this system. इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना? I ओमेगा, क्योंकि प्योर रोटेशनल मोशन है. I कितना? रॉड के लिए mL²/3 प्लस पार्टिकल के लिए m into 3L/4 का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा. ये जो ओमेगा आएगा दैट विल बी मास. करेक्ट है? पता नहीं ये जो भी आ रहा है. सर अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास ले, बात नहीं है, सेंटर ऑफ मास का जो ओमेगा होगा तो इसके अंदर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ना, ओमेगा L/2. करेक्ट. हाँ तो ओके हाँ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ अभी ले नहीं सकते बट बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी आऊँगा उस पॉइंट पर भी. सही है क्या इतना? बोलो भाई. सर जब हम लोग सर जब हम लोग एक्सेंट्रिसिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, उसका यूज आएगा दूसरे पार्ट में. यार बात नहीं करो. उस पॉइंट की वेलोसिटी लिखी जाती है जहां पर वो हिट कर रहा है. तो अभी उसका यूज आएगा सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर आप देखो तो मैंने E = 1 मान रखा है. और अगर E = 1 है तो ऑब्वियसली वो उससे स्टिक नहीं कर रहा होगा. और अगर वो उससे स्टिक नहीं कर रहा है तो जरूर सेकंड केस में कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि ये तो अपने हिंज पॉइंट के अबाउट किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगा, प्लस साथ के साथ ये किसी स्पीड v से इसके आगे मूव भी करेगा. तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो शायद दो अननोन आ जाएंगे, एक इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा और एक इसकी लीनियर स्पीड v. तो पहली इक्वेशन तो मैं वही मोमेंटम कंजर्व करा के निकाल लूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा के, जिसमें लिखूंगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज mu into 3L/4. फाइनल एंगुलर मोमेंटम रॉड का आ जाएगा mL²/3 into ओमेगा प्लस पार्टिकल का आ जाएगा mv into 3L/4. ये तो हो गई पहली इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन अपन बनाएंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली. तो मैं बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज u ओनली. अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मैं देखूंगा तो उस पॉइंट का सेपरेशन देखा जाता है जिस पॉइंट पर वो हिट कर रहा है. और इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो वो होगी 3L/4 ओमेगा, और इस पॉइंट की वेलोसिटी है v. तो द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वुड बी 3L/4 ओमेगा माइनस v. तो जिस पॉइंट पर वो हिट करता है उस पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच देखी जाती है. ठीक बात है? सही है भाई? ठीक.
गया? नेक्स्ट इसी में नोट करते हैं, रिपीट द अबव प्रॉब्लम इफ द हिंज इज रिमूव्ड। मतलब अब यहाँ पर हिंज नहीं है एंड दिस रॉड इज अ फ्री रॉड, करेक्ट है, सब कुछ सेम है, करो जल्दी से। रिपीट द अबव प्रॉब्लम इफ द हिंज इज रिमूव्ड। इक्वल टू जीरो स्टिकिंग एक ही चीज, E is equal to 0 और स्टिक करना एक ही चीज है। E is equal to 0 मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो गया ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी तो होता है। हाँ मतलब वो ठीक बात है, ये बात ठीक है कि अगर मान लो ये ऐसे ना हिट करके इस एंगल पे हिट करता तो ये वाली जो स्पीड होती वो अभी भी होती, बट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो दोनों स्टिक। सर पर वो केस के चिपक अंदर जाए सर, अभी जब ये उससे कोलाइड करेगा तो उसके बाद वो उसके साथ ही रोटेट कर देगा। करेक्ट, हाँ। नहीं अच्छा क्यों? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। किसके ऊपर? पार्टिकल के ऊपर। क्यों नहीं लग रहा है? जब वो स्टिक कर गया, स्टिक नहीं हुआ है ना, तो स्टिकिंग और जस्ट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों का जीरो है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई हॉरिजॉन्टल। हाँ तो उस इंस्टेंट पर तो उसके बाद वो रोटेट थोड़ी ना करेगा। उसके बाद हो सकता है कि भाई देखो स्टिक करने का ये मतलब भी हो सकता है कि आपने उसके ऊपर ई, अगर आपको किन्हीं भी दो पार्टिकल्स का जीरो करना है, आप उन दोनों पार्टिकल्स पर ग्लू लगा के उसकी तरफ फेंक दो। तो E इज इक्वल टू 0 करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप उस पार्टिकल पर ग्लू लगाओ और उसकी तरफ फेंक दो। अब हाँ, यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो केवल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर करते हैं। अब तुम्हारी बात ये मैंने मान ली कि अगर हो सकता है कि उसको कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है तो वो हो सकता है कि वहीं पर रह जाए और फिर उसके बाद वो अकेला रोटेट करे, ये कहना चाह रहे हो? मान लिया मैंने, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा करके इसके ऊपर फेंका हो तो वो स्टिक भी कर सकता है। अब उस बात में अपन इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमको जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की बात करनी है। अगर उसने मान लो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स की बात की होगी तो फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स की बात करने के लिए उसे ये बात मुझे बोलनी पड़ेगी कि वो स्टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में उसने बोला है स्टिक हो रहा है तो अलग बात है, e इज इक्वल टू 0 केवल होने के लिए यहाँ पर काम चल जाएगा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हमें जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर चाहिए। सर सेकंड E इज इक्वल टू 1 का आंसर ओमेगा इज इक्वल, मुझे आंसर तो पता नहीं है। सर बताओ 72/40 वो वेलोसिटी 9/40 फ्री रोड में भी इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 के दो केसेस। हाँ हुआ क्या? देखो बात सुनो, अब क्या होगा ये समझ में आ रहा है? जैसे ही ये इसको आकर के हिट करेगा, जो रॉड होगी वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करेगी और ये जो पार्टिकल होगा ये लीनियर मोशन करेगा। मतलब जस्ट आफ्टर हिटिंग द रॉड, रॉड की ट्रांसलेशनल स्पीड में मान लो v1 हो गई और एंगुलर स्पीड में मान लेता हूँ कुछ ओमेगा हो गई, और ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड मैंने मान ली कुछ v2 हो गई। ये दूसरे केस की बात है, e इक्वल टू 1। सही है? अच्छा, अब इस प्रॉब्लम में मैं क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो हिंज रिएक्शन फोर्स परेशान कर रहा था वो तो गायब हो गया ना।
तो ऑब्वियसली आई कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। और पहले ही बात हो चुकी है कि लीनियर इक्वेशंस जितनी भी बनती हैं वो सब सेंटर ऑफ मास के लिए बनती हैं, तो ऑब्वियसली आई कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कितना था? केवल mu। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना? अरे mv1 रॉड का और mv2 पार्टिकल का, तो मतलब पहली इक्वेशन आ जाएगी u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। करेक्ट है। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा सकता हूँ, दैट इज 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो u ही है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अब कितनी है? तो इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो लीनियर मोशन की वजह से v1 होगी और एंगुलर मोशन की वजह से l/4 ओमेगा। सही है क्या? किससे? कोई भी फ्री ऑब्जेक्ट हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है, तो ऑब्वियसली ये जो रॉड है ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट कर रही है ना, तो जो पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है ये वाला पॉइंट है ना, तो डिस्टेंस तो यहीं से लेंगे ना, तो इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई? v1 प्लस l/4 ओमेगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो गई v1 प्लस l/4 ओमेगा माइनस इसकी वेलोसिटी v। करेक्ट है। एक इक्वेशन और चाहिए ना, कौन सी? अरे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा यहाँ बताओ एंगुलर मोमेंटम अपन किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं? क्वेश्चन सुनो, हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं? कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जहाँ तक इक्वेशन लिखने का सवाल है हम किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है ही नहीं जो टॉर्क प्रोवाइड करे, राइट। अब कन्वीनियंट हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना होता है ना, तो अगर मैं रॉड के सेंटर के अबाउट मोशन लिखूं या रॉड ऑफ सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? अरे mu into l/4। सही है। फाइनली कितना? पार्टिकल का होगा mv2 into l/4 प्लस रॉड का होगा ICM into ओमेगा। ICM मतलब ml²/12 into समझे भाई? 3 इक्वेशन 3 अननोन बात। अच्छा अगर यही इक्वेशन में सेंटर के अबाउट ना लिख के किसी और पॉइंट के अबाउट लिखता तो, मान लो इसके अबाउट लिखूं तो क्या आएगा? तो आएगा mu into 3l/4 is equal to mv2 into 3l/4 प्लस ml²/12 into 12। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रोटेट तो वो सेंटर के अबाउट ही कर रहा है। अरे समझे कि नहीं? प्लस क्या? mvr। वो बात अलग है कि mvr जब हम सेंटर के अबाउट ले रहे थे तो 0 हो जा रहा था, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है? ICM into ओमेगा प्लस mr क्रॉस vcm, ये होती है ना। अरे सही है भाई। अब जब अपन सेंटर के अबाउट लिख रहे थे तो ये वाला टर्म 0 हो गया था, इसलिए मैंने केवल ICM into ओमेगा लिख लिया था। अब बोलो। तो उससे अच्छा दोनों का उससे अच्छे वाली तो बात ही नहीं है, अच्छा तो सबसे यही है। मैं तो बस ये दिखा रहा हूँ अगर लिखना हो तो कैसे लिखें। अच्छा तो सबसे यही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूछ रहा था कि करेक्ट है क्या कि मैं उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और रोटेशनल अलग-अलग कैलकुलेट करने से अच्छा उसको ml²/3 ओमेगा करेंगे। किसको? वो जो आपने जिसको सरफेस इसको ना, हाँ इसको ना वही अभी लिख के आ जाएगा, देखो ना। वो तो करने के बाद यहाँ पर आ ही जाएगा, राइट। लेकिन अगर अपने को लिखना ही होता तो दैट वुड हैव बीन सिंपली ml²/12 into ओमेगा व्हिच इज ICM into ओमेगा प्लस mrv। तो mrv अगर मैं देखता तो m into l/2 into v1, तो वो आ जाता m into l/2 into v1। अब ये जब आप सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो वही आ रहा होगा जवाब। तो इसलिए अगर अपने को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी हम कैसे भी लिखें फर्क नहीं। तो ऐसा इसीलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पर अपन एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा सकते हैं, जबकि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हम केवल हिंज पॉइंट के अबाउट ही कंजर्व। करेक्ट? सही है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रोलिंग विद स्लिपिंग का। फिर से बोलो। सर इक्वल टू 0 का सॉल्व। हाँ वो रह गया, वो करके दिखा। ये क्लियर है? बोलो जल्दी, आगे बढ़ते हैं। सर इक्वल टू 0 का आंसर मुझे E इज इक्वल टू 0 के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो इनिशियली फिर से लीनियर मोमेंटम तो अपन कंजर्व करा ही सकते हैं। लीनियर मोमेंटम कितना आएगा? m into u
फाइनली लीनियर मोमेंटम कितना होगा। अब देखो ना ये v1 मानोगे आप और ना ये v2 मानोगे, क्योंकि अब इसका जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पर होगा ना, नहीं समझे बात को। तो इसलिए अब मैं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ मानूंगा कितनी, v1 या चलो v। करेक्ट है, ये समझ पाए। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, l/8, ये l/4 था ना, तो दिस डिस्टेंस वुड बी l/8। तो मतलब पहली इक्वेशन आ जाएगी mu इज इक्वल टू 2m इंटू v, ये पहली इक्वेशन आ गई लीनियर मोमेंटम कंसेप्ट। ठीक बात है। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाऊंगा तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो जीरो ही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो आ जाएगा, वो अपन यूज कर ही चुके हैं, क्योंकि एक ही अननोन है, मतलब दो ही अननोन है। और तीसरी इक्वेशन अगर मैं बनाऊंगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, तो अब एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनाने के लिए फिर से मैं चलो सेंटर के अबाउट ही लिख लेता हूँ। अब सेंटर के अबाउट लिखूंगा तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, mu इंटू l/4, सही लिख रहा हूँ। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, अरे पार्टिकल का होगा m इंटू v इंटू l/4, ये तो पार्टिकल का होगा ना, where v will be the velocity of this particle, which would be v plus l/8 omega, right? So it would be v plus l/8 omega. ये क्या लिखा समझे, ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो गया, प्लस रॉड का अगर एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा वो लिखना आता ही है ml²/12 इंटू, समझे। करेक्ट है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सिंपलीफाई करो। लेकिन एक और रॉड का भी m भी आ रहा है, नहीं समझा, नहीं उसको तो मैं इसी के अबाउट लिख रहा हूँ ना, दोनों का मैंने अलग अलग लिखा है ना। अगर मैं कंबाइंड सिस्टम का लिख के दिखाता, मैंने यहाँ दोनों का अलग अलग लिखा, दोनों का अलग अलग लिखा तो पार्टिकल का मुझे मिल गया mv इंटू आर और रॉड का मिल गया ml²/12 इंटू ओमेगा। अबाउट व्हाट, अबाउट सेंटर, अच्छा हाँ राइट, ठीक है। अब अगर मैं इस सर हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइनल सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी के भी अबाउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रॉड के सेंटर के अबाउट किया है, आप चाहो तो फाइनल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी कर सकते हैं। फाइनल सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट करते तो केवल ICM इंटू ओमेगा लिखना पड़ता। मैंने यहाँ पर जैसे दोनों का अलग अलग लिखा है, तो आप केवल ICM इंटू ओमेगा लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसलिए आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो। अब अगर आप सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे तो दैट वुड बी ओनली ICM इंटू ओमेगा, लेकिन किसी और पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो दैट वुड बी ICM इंटू ओमेगा प्लस MR। सो प्रीवियस सम में जब आपने एकदम ऊपर के पॉइंट पे निकाला था, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ml²/12 प्लस mv आई कुड हैव जस्ट रिटन ml²/3। अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा है तो v इज इक्वल टू l/2 ओमेगा होना जरूरी नहीं था ना। v देखो मैं बताता हूँ, जैसे अपन लिखते हैं ना कि I इज इक्वल टू I अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू ICM प्लस MR², ऐसा लिखते हैं। एंगुलर मोमेंटम जब अपन लिखते हैं तो अभी अभी मैंने लिख के दिखाया, दैट इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा प्लस MR क्रॉस V, ऐसा होता है। करेक्ट है। अगर मैं ये कह दूं कि VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो वो MR² इंटू ओमेगा बन जाएगा, एंड ICM प्लस MR² वुड बिकम IP इंटू ओमेगा। तो अगर V इज इक्वल टू R ओमेगा वैलिड है तो आप उसको डायरेक्टली IP इंटू ओमेगा लिख सकते हो। अगर V इज इक्वल टू R ओमेगा वैलिड नहीं है तो फिर उन दोनों को अलग, तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। सर यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम आपने लगाया है तो फिर से बोलो सर। सो जो आपने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखा है वो mu इंटू l/4, वो इससे क्योंकि CM जो था वो सेंटर पे था रॉड के। हाँ सर, वो CM जो था वो सेंटर पे था, लेकिन फिर अब वो CM जो है चेंज हो चुका है। ठीक बात है।
तो फिर इसके आपने वो L/8 ओमेगा लिखा वो अग्री किया, लेकिन फिर बाद में वो जो I होगा वो mL/12 प्लस L/8 का वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, बात सुनो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, जो I इंटू ओमेगा में I आएगा वो तो ICM इंटू ओमेगा ही आएगा, जो दूसरा टर्म होगा वो प्लस MRB और आप करोगे। क्या बोला, समझ में आया? हाँ सर। तो इसलिए अगर आप किसी भी, अब जैसे हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर देते तो वो RCM 0 हो जाता था, तो इसलिए डायरेक्टली L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा लिख पाते थे ICM इंटू ओमेगा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं करूंगा तो ICM इंटू ओमेगा प्लस MRB एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगा। सर तो वो इक्वेशन MRB टर्म कौन सा? ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ पर एक्चुअली मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है ये पूरे सिस्टम के लिए नहीं लिखी है, ये दोनों पार्टिकल्स के लिए अलग अलग लिखी है। और दोनों पार्टिकल्स के लिए अगर अलग अलग लिखी है तो इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ये है और इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ये है। इसी इक्वेशन को अगर मैं पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखता तो दैट वुड हैव बीन सिंपली ICM इंटू ओमेगा। और वो कैसे आता, अब उसके लिए मुझे फिर इस पॉइंट के अबाउट ICM निकालना पड़ता, और इस पॉइंट के अबाउट अगर ICM निकालता तो दैट वुड हैव बीन mL/12 प्लस m इंटू L/8 का होल स्क्वायर, ये आता रॉड के लिए, और प्लस पार्टिकल के लिए आता m इंटू L/8 का होल स्क्वायर, ये आता उस पार्टिकल के लिए। ये पूरे सिस्टम का होता ICM और फिर इंटू ओमेगा करता, तो ये भी वही चीज आती, तो ये चीज आती। तो वो टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एंगुलर मोमेंटम जो लिख रहे हो पूरे सिस्टम को एक साथ मान करके लिख रहे हो या दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग कंसीडर करके लिख रहे हो। किसका? नहीं, बॉल तो केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना। आप या तो उस बॉल को ये कहो कि इसके साथ स्टिक कर दो, इसके साथ इसी का पार्ट मानो और फिर बोलो V इज इक्वल टू R ओमेगा, या आप कह दो कि ये बॉल अलग है और ये रॉड अलग है, तो रॉड का अलग से लिख लो, बॉल का अलग से लिख लो। तो इस केस में मैंने इस बॉल को इसी का पार्ट माना है, तो पूरे सिस्टम का ICM इंटू ओमेगा। दूसरे केस में मैंने इस बॉल को अलग से माना है और इस रॉड को अलग से माना है, तो दोनों को अलग अलग यूज करो या पूरे सिस्टम को एक साथ यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, सेम इक्वेशन। सर वो डायरेक्टली लिख सकते हैं सर। हाँ सर बॉल को अलग और रॉड को अलग मानना, बट रॉड तो वही पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना जो उसके रॉड के सेंटर से L/8 डिस्टेंस पर, तो हमको वहाँ पे MV L/8 माइनस क्यों नहीं करना चाहिए ना? क्यों नहीं समझा, मैं फिर से बोलूं। सर मैं कह रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम का जो RHS है उसमें आप एंड में माइनस MV इंटू L/8 भी कर दो। क्यों? वो रॉड पहले ये दोनों मैच करके देखो, ठीक है, फिर बात करेंगे, ठीक है, वहीं आके बात करेंगे। यार बोलो जल्दी। वो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है 2m और इनिशियल सेंटर ऑफ मास रॉड का, उसके अबाउट कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का नहीं लिख सकते हैं 2m। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास के अबाउट कह रहे हो? नहीं, इनिशियल सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का 2m नहीं ऐसे, क्योंकि वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है प्लस रोटेशनल मोशन भी हो रहा है ना। ऐसा करने के लिए आप केवल ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर रहे हो, रोटेशनल मोशन नहीं कंसीडर कर रहे हो, दोनों के लिए लिखोगे ना एक साथ। खैर बात सुनो सर। हाँ सर वो जो MU/L/4 है, अगर हम वो आपने पूरे सिस्टम का I लिखा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का नीचे, तो वो टर्म होगा प्लस MV इंटू L/8 होगा ना, इज इक्वल टू MU/L/4। इनिशियल यहाँ पर इनिशियल तो आप देखो केवल बोल रहा हूँ। हाँ सर वो MU/L/4 अगर मैं RHS नीचे से लिख, हाँ वो तो LHS हो गया, अभी में जो RHS है उसमें नीचे वाला टर्म प्लस MV L/8 ना, इसमें MV L/8 और सर नहीं नीचे वाले टर्म में MV L/8 ऐड होना चाहिए ना टू बिकम MU/L/4। यहाँ पर? हाँ सर। क्यों? हाँ सर। क्यों ये बताओ सर वो क्योंकि
उसका फाइनल वेलोसिटी v भी है ना? नहीं, मेरी बात सुनो। यहाँ पर जब आप बोलते हो L इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा प्लस MRV, तो इसमें जो R होता है वो उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होती है। अब अगर आप उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो तो उससे तो उस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 0 हो गई ना, तो वो सेकंड टर्म तो यहाँ गायब हो गया। ओके। खैर, बात समझे क्या? बोलो भाई, कुछ नहीं समझे? ठीक है। खैर, मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाया। थोड़ी सी बातें और करूँगा नेक्स्ट टर्न पर इसकी रोटेशनल डायनामिक्स की, और फिर विल बी स्टार्टिंग विद SHM। ठीक है ना? 2-3 केसेस और बताने हैं इसमें, वो केस बता करके देन विल बी टॉकिंग अबाउट SHM एंड डिफरेंट। ठीक है, चलो बाय शॉपिंग कहाँ करें? आर्टिस्ट तो